नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ बीच में तकनीकी कारणों की वजह से आपकी क्लासेस सही समय पर आपके पास नहीं पहुँच पाई है, लेकिन हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और आज यहाँ पर लेक्चर 23 को हम देखने वाले हैं। बाकी के पीडीएफ्स आपको मैं दे दूँगी, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो टारगेट है, एज यू कैन सी कि हम घटना चक्र पर बेस्ड इसको कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि क्विक रिवीजन सीरीज़ को चलाया जा रहा है संडे और वेडनेसडे को दोपहर 12 बजे, ठीक है, जिसमें अभी हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। जल्द ही हम और विषयों को भी लेकर आएंगे। तो आपसे मैं अपेक्षा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इन क्विक रिवीजन की सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके पीटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि ये सुबह 10 बजे वाली सीरीज़ आती है और शाम को 5 बजे डेली आरओ एआरओ की सीरीज़ आ रही है। उसकी रणनीति इत्यादि की एक वीडियो आ चुकी है, जाकर देखिए, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सारे पीडीएफ इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, और जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रशाल उसका सेनापति हुआ करता था। तो किस एक का शासक था? ये नंद वंश का था, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद और सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने देखा ऊपर कि राजा सिकंदर महान के समकालीन कौन था? घनानंद था। ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन से समझा था ना उसको कि सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था, तो नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण बी क्या कहता है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब आपको दिए जाएंगे, ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। देखिए, हकमानी साम्राज्य को क्या था कि ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चल पड़ा। लगभग 2 साल होने के बाद, ये अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व के सितंबर महीने में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इसी कारण से ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ना सी, कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने और आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो देखिए, अभिसार, ठीक है, ग्लौसाई और कठ और मत्सक। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले इसको समझिए कि सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मत्सक थी, और यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मार जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए थे, यानी कि मत्सक की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें समझना है कि सिकंदर की जो भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से जो आगे के 3 सत्य थे, ठीक है। डॉक्टर हेमचंद्र हैं और राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का, ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर। ओके फाइन। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का एक्चुअली यहाँ पर इसको अलग तरीके से दिया गया है। ओके, यहाँ पर दिया गया ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके बारे में पूछा गया कि ठगों का जो नेतृत्व है वो किसके कह सकते हैं हम कि किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। देखिए, ठगों में क्या था, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, लेकिन वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे।
और अपने शिकार का सिर काट देकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ा दिया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि उनका ये धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। ठीक है, और सती के प्रश्न पर जो कुछ मतभेद था, सती प्रथा के प्रश्न पर जो कुछ मतभेद था, लेकिन ठगी के विषय पर सभी जनता ने सरकार का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का यहाँ पर अंत हो गया था। तो विलियम बेंटिक ने, ठीक है, कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, ले लिया था। और यहाँ पर देखेंगे आपकी ठगों की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो होगा कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधारक विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक प्रारंभ की सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना और 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित करके उसका उन्मूलन कर दिया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था और बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया और बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटा दिया गया था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो सी ये होना चाहिए। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा जो है पूरी तरह से ठीक है। अगला प्रश्न कहता है तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग है। तो विलियम बेंटिक ने 1831 में, किसने? विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर और लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। ठीक है, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो 1790 से लेके 1792 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी और इसी युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुई थी, उन्होंने वो कर ली, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। कहने का तात्पर्य कि ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ठगों के वमन में निम्नलिखित कौन संबद्ध था? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्परटन। ठीक है, तो देखिए ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, लेकिन वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका ये धंधा विधि के विधान और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। ठीक है, सती प्रथा के प्रश्न पर जो मतभेद था, लेकिन ठगी के प्रश्नों पर मतभेद नहीं था। अभी हमने समझा था कुछ इसी प्रकार से प्रश्न ऊपर भी पूछा गया था। आई थिंक वो रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, अगला प्रश्न है सर टॉमस, ठीक है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? ठीक है, तो सर टॉमस मुनरो जो है किन वर्षों में जो है वहाँ के गवर्नर रहे हैं? कुछ ईयर्स आपको दिए गए हैं। तो देखिए 1820, 1827, 1819, 1826, 1822, 1829, 1818 से 1825 तक। तो सर टॉमस मुनरो जो है वो 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे हैं। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता है वो कौन है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड।
जिन्होंने सबसे पहले से तमिलनाडु के वाराबहल जिले में लागू किया। उसके बाद ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग और आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, इसमें लागू कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉर्ज शोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से जो है संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, देखेंगे किसके समय पे क्या हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हेक्टर मुनरो के समझ क्या लिखा है, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो आपका देखेंगे 1817 से 18 ईस्वी के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी के एकदम करेक्ट है, बस ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पे ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। तो ऑप्शन डी 1815 में सुगौली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था वो 1814 से 16 के बीच में चला था, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में ये हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि में समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 में किया गया था। कहने का तात्पर्य ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस दिए गए, बताना है। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, और जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकार में समय उस समय कहा जाता रहा था। और फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा अलग अलग हो गया था, और नेपोलियन मिस्र सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी कंडीशन में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेज सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया था। तो किसने किया था, ये लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सहायक संधि का युद्ध कब हुआ। ऑप्शंस दिए, ये सारे युद्धों के जो ऑप्शंस हैं या अलग अलग ऑप्शंस दिए गए कि किस ईयर पे क्या संपन्न हुआ था, कह रहे हैं सही से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो सहायक संधि है ना बच्चों, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप समझिए, सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली 1798 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इसको सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद पहला था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था शस्त्रों के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडरी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रमुखता स्थापित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहे हैं कि सही उद्देश्य इनका क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, यानी कि प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, और फिर पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर के भोसले। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं सहायक संधि के, तो इनको स्वीकार करने वाले पहले देसी शासक थे, वो थे आपके हैदराबाद के निज़ाम थे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम के नीचे कूट से प्राप्त कीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सही क्रम इसका क्या है, हैदराबाद, मैसूर, ये जो दिया गया है अवध, और इसके बाद आपका सिंधिया, तो करेक्ट आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने वाले किसने प्रशासन ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं थी निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। हैदराबाद के निज़ाम ने, इंदौर के होलकर राज ने, जोधपुर के राजपूत राज्यों ने, मैसूर के शासकों ने। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर नहीं दिया गया, लेकिन आप इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखेंगे क्योंकि सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी किसके द्वारा, इसमें इसके अंतर्गत वो बताया गया है। ठीक है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर ने, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। तो आप देखेंगे कि जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेजली के शासन के काल में क्रियान्वित की गई थी। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। तो हमने देखा था वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम जो है यूरोपीय था और जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। और क्लाइव के काल से ये प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। और वेलेजली की विशेषता केवल ये थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया है। तो हैदराबाद के निजाम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या कहता है आज का? 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम, डच और बाजीराव द्वितीय। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के अंतर्गत। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक इन वीडियोस को पहुँचाएं, चैनल के बारे में अवेयर करें उनको, ताकि लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकें और नई नई चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि हम हर रोज़ हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। तो आपसे इतनी उम्मीद है, रिक्वेस्ट, अपेक्षा करती हूँ कि आप भी इसको सपोर्ट करें ताकि हम और नए इनिशिएटिव्स लेकर आएँ। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी तैयारी में अगर हमारा थोड़ा भी सहयोग पहुँचता है तो उसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन सीरीज़ को शुरू किया जा रहा है। निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेशन हो तो आपको मिल सकता है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।